वेलकम गाइस, स्वागत है मूवीज टाइम चैनल में। और आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं सूरबंसी मूवी को। सूरबंसी एक बॉलीवुड एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन रोहित शेट्टी ने किया है। फिल्म में अक्षय कुमार एटीएस ऑफिसर की भूमिका में नजर आए हैं। इसके अलावा इस फिल्म में जैकी श्रॉफ विलन लश्कर की भूमिका में है, तो वहीं कटरीना कैफ अक्षय के अपोजिट दिखाई देंगे। वही मैं आपको बता दूं कि ये फिल्म थिएटरों में रिलीज हुई है, इसलिए इसकी क्वालिटी जो है वह थोड़ी सी वीक रहने वाली है। तो लाइट्स कैमरा कास्ट के इस एपिसोड में हम एक्सप्लेन करेंगे सूरबंसी मूवी को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही ना उस बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की मूवीज के फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर मूवी की स्टार्टिंग में हम 12 मार्च 1993 बॉम्बे के सीन को देखते हैं, जहां पर हम एक आदमी को एक औरत से बात करते हुए देखते हैं। दरअसल ये दोनों सूरबंसी के पेरेंट्स हैं और जब वह एक दिन कहीं पर जा रहे होते हैं तो अचानक ही वहां पर बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि मुंबई के अलग अलग जगहों पर सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट के कारण बहुत सारे लोगों की जान चली गई है। अगले सीन में हम इंस्पेक्टर विक्रम श्रॉफ को देखते हैं, जो कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताता है कि इस पूरे अटैक के पीछे लश्कर खान और बिलाल का हाथ है। साथ ही में भी ये भी पता चलता है कि मुंबई में 1000 किलो आरडीएक्स लाया गया है, जिसमें से सिर्फ 400 किलो ही यूज हुआ है और बाकी का 600 किलो कहीं मुंबई में ही दफन है। अगले सीन में हम उस अटैक के मास्टरमाइंड लश्कर खान को देख पाते हैं, साथ ही में हम बिलाल को भी देख पाते हैं। इन दोनों ने मिलकर इंडिया में बहुत सारे अटैक करवाए हैं, लेकिन अब वह दोनों मिल चुके हैं और अब वह साथ मिलकर काम करने वाले हैं। और जो 1993 का जो अटैक हुआ था उसमें लश्कर खान का बेटा मारा गया था, इसलिए वह बहुत ज्यादा गुस्से में है और अब उसने लंदन से अपने दोनों बेटों को भी बुला लिया है और काम पर लगवा दिया है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि बिलाल ने अब बहुत सारे स्लीपर सेल को जोड़ लिया है और अब वह इलीगल तरीके से उन्हें इंडिया में भेज देगा। और इन सारे स्लीपर सेल को लीड करने वाला है रियाज, जो कि लश्कर खान का बेटा है। अब हम प्रेजेंट डे में मुंबई के सीन को देख पाते हैं, जहां पर इंटेलिजेंस के द्वारा खबर लगी है कि रियाज का पता चल चुका है। यहाँ पर विक्रम सीएम को बताता है कि रियाज जैसलमेर में है और उसने अपना नाम अब राजवीर राठौर रख लिया है, इसलिए सीएम उसे तुरंत ही ऑर्डर देते हैं उसे पकड़ने के लिए। और इस मिशन को लीड करने वाला है सूरबंसी। और फिर एंट्री होती है सूरबंसी ऑफिसर की। सूरबंसी एक एटीएस ऑफिसर है और वह बहुत बहादुर है, लेकिन उसके साथ एक प्रॉब्लम है, वह लोगों के नाम भूल जाता है। तो आगे जैसलमेर में हम राजवीर राठौर मतलब कि रियाज को देख पाते हैं, जो कि जैसलमेर में एक होटल को चलाता है। तो यहाँ पर एक लड़की उनके पास आती है और उनके होटल के खाने की तारीफ करती है। दरअसल वह लड़की एक पुलिस ऑफिसर है और वह रियाज की कंफर्मेशन के लिए यहाँ पर आई थी। तो रियाज की अब कंफर्मेशन हो चुकी है, जिसके बाद सूरबंसी उसे पकड़ने के लिए चला जाता है, लेकिन वह ऊपर से एक लॉन्चर चला देता है, जिसके कारण वहां पर एक जोरदार धमाका हो जाता है। और फिर आगे हम दोनों की एक जोरदार फाइट देखते हैं, लेकिन आखिरकार सूरबंसी रियाज को पकड़ लेता है। आगे हम देखते हैं कि रियाज अब अरेस्ट हो चुका है। साथ ही में हम ये भी देख पाते हैं कि लश्कर खान को भी ये बात पता चल चुकी है। अब क्योंकि रियाज ही वो इंसान था जो सभी स्लीपर सेल्स को लीड कर रहा था, ऐसे में अगर रियाज जेल के अंदर ही रहा तो वह स्लीपर सेल्स कुछ भी काम नहीं आ पाएंगे। इसलिए लश्कर खान बिलाल को इंडिया जाने का कहता है। दरअसल बिलाल ही वह इंसान है जिसे 600 किलो आरडीएक्स के बारे में पता है कि वह मुंबई में कहां पर दफन है। दूसरी तरफ हम यही बात विक्रम को सूरबंसी को बताते हुए देख पाते हैं। दरअसल वह बताता है कि 1993 में 1000 किलो आरडीएक्स आया था, जिसमें से सिर्फ 400 किलो ही यूज हुआ है और बाकी का 600 किलो कहीं मुंबई में ही दफन है। अगले सीन में हम गोवा के सीन को देखते हैं, जहां पर हम विवेक शास्त्री नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो कि अपनी वाइफ के साथ मंदिर से लौट रहा था। विवेक गोवा में कई सालों से रह रहा है और वह अपने गैराज को चलाता है, साथ ही में उसकी 2 उंगलियां भी कटी थी। और जब वह गैराज में जाता है तो वह वहां पर नमाज पढ़ता है। तो यहाँ पर पता चलता है कि विवेक कोई और नहीं बल्कि उन्हीं 40 स्लीपर सेल्स में से एक आदमी है, जो कि गोवा में कई सालों से पहचान छिपा कर रह रहा है। साथ ही वह ऑनलाइन गेमिंग के थ्रू अपने लोगों से कांटेक्ट करता है, जिसमें उसे पता चलता है कि बिलाल जो है वह इंडिया आ रहा है। अगले सीन में हम सूरबंसी के बेटे के बर्थडे को देख पाते हैं, जहां पर उसके साथ के सभी लोग मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर एक इंस्पेक्टर की वाइफ उससे कहती है कि रिया और तुम जल्द देखो जाओगे। तो यहाँ पर सूरबंसी अपनी फ्लैशबैक की स्टोरी को सोचने लगता है और फिर एक फ्लैशबैक की स्टोरी सुनाई जाती है। तो 9 साल पहले की स्टोरी में सेंट जॉन्स मेमोरियल हॉस्पिटल में जब सूरबंसी को गोली लगी थी, तो यहाँ पर रिया ने ही उसका इलाज किया था। दरअसल रिया एक डॉक्टर है। तो यहाँ पर रिया और सूरबंसी एक साथ काफी सारा टाइम स्पेंड करते हैं और दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगते हैं, जिसके बाद उन दोनों की शादी हो जाती है और एक बेबी भी हो जाता है, जिसका नाम वह आर्यन रखते हैं। अगले सीन में सूरबंसी की पूरी फैमिली कहीं पर जा रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर विवान का कॉल आता है और वह उन्हें बताता है सेंट्रल मॉल में कुछ स्लीपर सेल्स का पता लगा है। और अब क्योंकि विवान की जो टीम थी वह सेंट्रल मॉल से 20 मिनट की दूरी पर थी, लेकिन यहाँ पर सूरबंसी वहीं पर था, इसलिए वह उसे पकड़ने के लिए मॉल में जाने लगता है। लेकिन जैसे ही वह मॉल में एंटर होते हैं तो पार्किंग लॉट में वह स्लीपर सेल उसे मिल जाते हैं, जिसके बाद दोनों के बीच में फायरिंग शुरू हो जाती है। लेकिन आखिरकार सूरबंसी उन स्लीपर सेल को मार देता है और जैसे ही सूरबंसी टर्न होता है तो वह शॉक्ड रह जाता है। दरअसल उनकी फायरिंग के बीच आर्यन को गोली लग चुकी थी, जिसके कारण अब सभी लोग घबरा चुके थे। हॉस्पिटल में जाने के बाद आर्यन बच तो जाता है, लेकिन यहाँ पर रिया उससे
से पूरे रिश्ते तोड़ लेती है। वह उससे कहती है कि अब वह तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, वह यहाँ से ऑस्ट्रेलिया चली जाएगी। आगे हम प्रेजेंट डे में देखते हैं कि रिया जो है वह अब ऑस्ट्रेलिया जाने वाली है, लेकिन उसके वीजा के लिए सूर्यवंशी के साइन चाहिए रहेंगे, जिसके लिए सूर्यवंशी भी हाँ कर देता है। कुछ दिनों के बाद सूर्यवंशी की टीम को इंटेलिजेंस के द्वारा खबर लगती है कि ओमानी नाम का आदमी जो है वह लश्कर खान के साथ मिला हुआ है, साथ ही में वह यहाँ के लोगों को ISI के लिए वहां भेजता है। इसलिए ओमानी को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। अगले सीन में हम नईम खान को देख पाते हैं, जो कि एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर है। नईम खान ने अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से निभाई और अब उनका बेटा भी पुलिस में है। कुछ देर के बाद ओमानी सूर्यवंशी से मिलने के लिए आता है, जहाँ पर सूर्यवंशी ओमानी से कहता है कि तुम्हारे खिलाफ बहुत सारी कंप्लेंट है और जिस दिन उनके खिलाफ उसे सबूत मिले तो वह उसे छोड़ेगा नहीं। अगले सीन में हम ओमानी और विवेक को साथ में देख पाते हैं, जहाँ पर विवेक ओमानी को बताता है कि बिलाल जो है वह इंडिया आ रहा है। तो यहाँ पर बिलाल को मालदीव से लाने के लिए वह एक बंदे को हायर करते हैं, जिसे वह 5 लाख रुपए देते हैं। अब बिलाल जो है वह एयरपोर्ट आ जाता है, जिसने अपना नाम भी चेंज कर लिया था, उसका नाम हो गया था अजय गुप्ता। दूसरी तरफ रियाज को भी ये बात पता चल जाती है कि बिलाल जो है इंडिया आ रहा है। आगे हम ओमानी के साथियों को बिलाल से मिलता हुआ देख पाते हैं। दरअसल बिलाल इंडिया 27 साल के बाद आ रहा है। यहाँ से बिलाल उन सभी लोगों को वहां पर लेकर जाता है जहाँ पर उसने 600 किलो RDX छुपाया था। RDX तो उन्हें मिल जाती है, लेकिन हथौड़ों की आवाज से वहां पर बहुत शोर हो रहा था, इसलिए वहां पर एक आदमी आता है और वह उनसे पूछता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। बिलाल उससे थोड़ी सी बात करता है और फिर दरवाजे को बंद कर देता है। यहाँ पर उस आदमी को थोड़ा सा शक होता है। अब उन्होंने RDX को भी ट्रक में लोड कर लिया था, लेकिन यहाँ पर बिलाल जो है ओमानी से कहता है कि वह मुंबई जाकर अपनी अम्मी की आखिरी बार कब्र देखना चाहता है, लेकिन ओमानी यहाँ पर उससे साफ इनकार कर देता है। वह उससे कहता है कि अगर तुमने मुंबई में कदम भी रखा तो वहाँ के सारे पुलिस वाले तुम्हें पकड़ लेंगे। लेकिन यहाँ पर बिलाल उसे दोस्ती की कसम दे देता है, इसलिए ओमानी को उसकी बात माननी पड़ती है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि बिलाल अपनी अम्मी की कब्र के पास होता है, लेकिन तभी वहां पर उसे नईम खान देख लेता है और वह तुरंत ही सूर्यवंशी के पास कॉल करता है और उसे बताता है कि बिलाल मुंबई आ चुका है और फिलहाल वह मेरे सामने ही है। तो यहाँ पर वह बिलाल को ट्रैक करते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि बिलाल एक होटल में रुका हुआ है और बिलाल उस होटल से चेकआउट करने ही वाला होता है कि तभी सूर्यवंशी उसे पकड़ लेता है। लेकिन इससे पहले कि वह बिलाल को अरेस्ट कर पाते, वह खुद को ही गोली मार लेता है। अगले सीन में हम उसी बंदे को देख पाते हैं जिसने बिलाल को देखा था, इसलिए उसने पुलिस को खबर दी। लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस इंसान को भी वही बीमारी है जो कि सूर्यवंशी को है, नाम भूलने की। और आगे वह उस जगह पर भी पहुंच जाते हैं जहाँ पर RDX दफन हुआ था। यहाँ पर वह कंफर्मेशन करवाने के लिए फोरेंसिक की एक टीम को बुलाता है और वह भी उसे बताते हैं कि यहाँ पर सचमुच ही RDX ही दफन था। अगले सीन में हम 2 बंदों को देख पाते हैं जो कि जेल के जस्ट बाजू में थे और वह यहाँ पर आकर जेल की दीवारों पर कुछ RDX लगा देते हैं, जिसके कारण वहां की दीवार ब्लास्ट हो जाती है और वह यहाँ से रियाज को सही सलामत ले जा लेते हैं। अब देश में जितने भी स्लीपर सेल मौजूद थे उन सभी को रियाज ने एक्टिव कर दिया था और आगे हम उन सारे स्लीपर सेल को एक साथ देख पाते हैं जहाँ पर रियाज और उसके सभी साथी मौजूद थे और ब्लास्ट करने की उन लोगों ने सारी प्लानिंग भी कर ली थी। अब ये बात विक्रम और सूर्यवंशी को बहुत ही अच्छे से मालूम थी कि रियाज के बाहर जाने से अब सारे स्लीपर सेल एक्टिवेट हो जाएंगे। आगे हम सूर्यवंशी को उस बंदे से मिलते हुए देख पाते हैं जिसने बिलाल को इंडिया लेकर आया था। यहाँ पर वह उन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन देता है और साथ ही में वह ओमानी का नाम भी बता देता है, जिसके कारण सूर्यवंशी उसे अरेस्ट करने के लिए पहुंच जाता है, जहां पर ओमानी को वह अरेस्ट कर भी लेता है। लेकिन ओमानी उन्हें कुछ भी बताने से साफ इनकार कर देता है। तो यहाँ पर सूर्यवंशी उसकी वाइफ और उसकी बेटी को घर से उठा लाता है, जिसके बाद उसकी वाइफ और बेटी के मुंह बंद करके अपने ऑफिसर के मुंह से वह चिल्वाता है, जिससे कि ओमानी को लगता है कि वह उसकी वाइफ और बेटी को मार रहे हैं। इसलिए ओमानी सब कुछ बताने के लिए रेडी हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रिया को ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए एम्बेसी में सूर्यवंशी के कुछ साइन चाहिए होते हैं, लेकिन यहाँ पर सूर्यवंशी उससे कहता है कि वह इस केस में बहुत ज्यादा उलझा हुआ है, वह नहीं जा सकता। लेकिन विक्रम उसे रिया के साथ भेज देता है और विवान को इस मिशन को लीड करने को कहता है। यहाँ पर ओमानी विवान की टीम को लेकर एक घर के पास आते हैं, जहाँ पर जैसे ही वह अंदर जाते हैं तो उन्हें अंदर एक और आदमी मिलता है जो कि ओमानी का एकदम खास आदमी था और उसने वहाँ पर लगे बॉम्ब को भी एक्टिवेट कर दिया था, जिसके कारण वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है, जिसके कारण एक ऑफिसर की जान चली जाती है। अगले सीन में हम ओमानी के बच्चों को देख पाते हैं जो कि पुलिस को बताने के लिए सब कुछ रेडी थे। यहाँ पर सूर्यवंशी उसकी बेटी से कहता है कि वह तुम्हें कुछ तस्वीरें दिखाएगा और इन तस्वीरों को देखकर तुम मुझे बताओगी कि इनमें से कौन कौन आदमी थे जो तुम्हारे अब्बा से मिलने के लिए आते थे। तो यहाँ पर वह विवेक शास्त्री को पहचान लेती है और वह उसे बताती है कि यह मेरे अब्बा का दोस्त था और यह गोवा में रहता है। अब इस मिशन के दौरान वह गोवा तो पहुंच नहीं सकते थे, इसलिए वह गोवा के ही एक ऑफिसर को हायर करते हैं जिसका नाम है सिम्बा। सिम्बा वहां पर पहुंचता है और विवेक शास्त्री के साथ फाइट करता है
और आखिरकार वह उसे पकड़ भी लेता है। दूसरी तरफ उन सभी स्लीपर सेल्स ने जगह जगह पर बॉम्ब को सेट कर दिए थे और ट्रैफिक के कारण वह बॉम्ब स्क्वाड को भी वहां तक नहीं पहुंचा सकते थे और ना ही वह पब्लिक को बता सकते थे, वरना सभी जगह हड़कंप मच जाता। इसलिए वह एनएसजी के कमांडो को बुलाते हैं और यहाँ पर एक बहुत ही अच्छे सॉन्ग के साथ एक सुंदर से सीन को देख पाते हैं, जिसमें कि दो पुजारी मिलकर एक गणेश जी की मूर्ति को उठा रहे होते हैं और वह उनसे उठ नहीं रही थी। जिसके बाद वहाँ के कुछ मस्जिद के लोग आते हैं और वह मंदिर में जाकर वहां से मूर्ति को उठाकर दूसरी जगह स्थापित कर देते हैं और ये सीन इस फिल्म का सबसे बेस्ट सीन है दोस्तों। अगले सीन में हम देखते हैं कि रियाज और उसके सारे स्लीपर सेल्स ने रिया के ऊपर बॉम्ब सेट कर दिया था और वह किसी भी वक्त फूटने वाला था, क्योंकि उनके हाथ में ही रिमोट था, जिसके कारण सारी पुलिस फोर्स को सरेंडर होना पड़ता है। वह स्लीपर सेल्स सभी को मारने ही वाले होते हैं कि तभी एंट्री होती है बाजीराव सिंघम की। यहाँ पर सिंघम सर बहुत सारे लोगों को मारता है, जिसके बाद वह तीनों मिलकर उस बॉम्ब को डिफ्यूज करने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वह बॉम्ब डिफ्यूज नहीं होता है, इसलिए वह उसे निकाल कर बाहर फेंक देते हैं और रिया को बचा लेते हैं। जिसके बाद वह तीनों मिलकर उन स्लीपर सेल्स के साथ लड़ते हैं, जिसमें कि कई सारे एक्शन सीन देखने को मिलते हैं और कई सारे कॉमेडी पंचेस भी देखने को मिलते हैं। आगे हम देखते हैं कि लश्कर खान जब अपने लोगों से बात कर रहा होता है, तभी सिंघम आकर उनसे वह रिमोट छुड़ा लेता है और खुद बात करने लगता है और वह उससे चेतावनी देते हुए कहता है कि उसे वही मारेगा। तो यहाँ पर रोहित शेट्टी ने कंफर्मेशन दे दी है कि सिंघम 3 भी जरूर आएगी। आगे हम देखते हैं कि सिंघम उन तीनों से निहत्था लड़ता है बिल्कुल अकेला और फाइनली उन्हें बाहर लाया जाता है और फिर उन्हें लगता है कि वह उन्हें सरेंडर करने वाले हैं, लेकिन तभी वह उन तीनों को गोली मार देते हैं और इसी के साथ फिल्म खत्म होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।